हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 3 का अध्याय 11, जिसका नाम है क्रमचय तथा संचय। भाग 1 में बच्चों हम सीखेंगे गणन के सिद्धांत। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करते चलना है और बाद में आपको सबको दोहराना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और सबसे पहले समझते हैं गणन के सिद्धांत। बच्चों, गणन के सिद्धांतों को समझने के लिए आपको कुछ समस्याओं पर विचार करना होगा और उन समस्याओं पर विचार करने के पश्चात आप गणन के सिद्धांत को आसानी से समझ पाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पहली समस्या। देखिए, समस्या एक। एक दिन मेरी इच्छा रेलगाड़ी से बच्चों बेंगलोर से इलाहाबाद जाने की हुई। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है? बेंगलोर से इलाहाबाद जाने की इच्छा हुई है। बेंगलोर से इलाहाबाद तक की कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है। ऑप्शन क्या है कि बेंगलोर से पहले कहाँ जाओ? इटारसी जाओ और फिर इटारसी से कहाँ जा सकते हैं? इलाहाबाद तक रेलगाड़ियां है। तो अगर मुझे बेंगलोर से इलाहाबाद जाना है तो सीधी तो कोई गाड़ी नहीं है। मुझे बेंगलोर से पहले कहाँ जाना पड़ेगा? इटारसी, और इटारसी से कहाँ जा सकते हैं? फिर इलाहाबाद जा सकते हैं। आगे देखिए, मैंने रेलवे समय सारणी में पाया कि दो गाड़ियां ऐसी हैं जो बेंगलोर से इटारसी तक जाती हैं और तीन गाड़ियां ऐसी हैं जो इटारसी से इलाहाबाद तक जाती है। अब समस्या ये है बच्चों कि मैं बेंगलोर से इलाहाबाद तक कितनी विधियों से यात्रा कर सकता हूं, कैसे कैसे मैं यात्रा कर सकता हूं। देखिए, समस्या को आप समझिएगा तब आप गणन के सिद्धांत को समझ पाएंगे। समस्या ये है कि मुझे बेंगलोर से जाना है कहाँ? इलाहाबाद जाना है। कहाँ जाना है? इलाहाबाद। और उससे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इटारसी जाना पड़ेगा, है ना? तो ये बेंगलोर, इटारसी और इलाहाबाद है बच्चों, BEI। ठीक है। अब सीधी तो कोई ट्रेन नहीं है। अगर यहाँ से एक रास्ता है, ठीक है, एक ट्रेन है W1 रास्ते से जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से W2 रास्ते से जा रही है और यहाँ से जाने की तीन ट्रेनें हैं। तीन ट्रेनें हैं, ट्रेन 1, ट्रेन 2 और ट्रेन 3। अगर मुझे जाना है तो मैं कितनी विधियों से जा सकता हूँ? जरा विचार कीजिए कि मैं W1 ले लूँ, उसके बाद में T1 से चला जाऊँ। इस तरीके से जा सकता हूँ। W1 T2 से जा सकता हूँ, W1 T3 से जा सकता हूँ। तो तीन विधियां तो ये हो गई और तीन विधियां W2 के साथ हो जाएगी, T1, T2 और T3, है ना? इस तरीके से मैं 3+3, ये तीन या ये तीन रास्ते, कुल मिलाकर कितने रास्ते हो जाएंगे? 6। तो इस प्रकार का गणना करने के लिए, इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे पास एक सिद्धांत है बच्चों, जिन्हें हम गणन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम संचय के नाम से जानते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें वास्तव में दो काम करने थे। पहले बेंगलोर से इटारसी जाने का काम, पहले ये काम करना है। इसके बाद में इटारसी से इलाहाबाद जाने का दूसरा ये काम करना है। और हमारी समस्या ये है कि इन दोनों कामों को करना की कितनी विधियां हैं, उन विधियों की गणना करना हमारी समस्या है। यहाँ कोई क्रम का ध्यान नहीं है कि किस क्रम में करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं। सिर्फ आपको ये रास्ते चुनना है बच्चों। क्या करना है? रास्ते चुनने के तरीके आपको देखने हैं। तो जब चुनने की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि हमें संचय पता करना है। क्या पता करना है? संचय। ठीक है। और एक और बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ये काम करना है, फिर ये काम करना है ना? ये काम कर सकता हूं या ये काम कर सकता हूं, इन दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये काम, फिर ये काम या ये काम। फिर और या का अंतर समझिएगा। जब आप फिर समझेंगे और या समझ जाएंगे
तब आपको प्रश्नों को हल करने में बड़ी सुविधा हो जाएगी, समझ जाएंगी। फिर मतलब मल्टीप्लाई समझिएगा, जब भी मैं बोलूं ये काम फिर ये काम, तो मल्टीप्लाई, ये काम या ये काम, तो या वाले केस में मैं प्लस लगाऊंगा और फिर वाले केस में मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा। मेरी ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं प्रश्नों को हल करवाऊंगा। अभी आप अपने माइंड में ये रखिए, फिर यानी मल्टीप्लाई, या यानी प्लस। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब मेरी समस्या तो आपने सुन ली, अब एक समस्या आपकी भी देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास 5 मसालों के डिब्बे हैं, जिन्हें आप अपनी रसोई के शेल्फ पर क्रम से लगाना चाहते हैं। तो मसालों के डिब्बे को क्रम से लगाना आप चाहते हैं। क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि कुछ मसाले बच्चों ऐसे होते हैं जिनकी आपको बार-बार आवश्यकता पड़ती है, उन्हें तो आप पास में रखना चाहेंगे। कुछ मसाले यदा-कदा आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उनको आप अपनी पहुँच से थोड़ा दूर भी रखेंगे, है ना? टेबल लगा के भी उतारना चाहेंगे, तो वो आप कर सकते हैं, है ना? तो आपके पास 5 मसालों के डिब्बे हैं, आप उनको क्रम से व्यवस्थित करना चाहते हैं, लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है क्यों। आप चाहते हैं कि उन डिब्बों में से 3 डिब्बे जिनका प्रयोग अधिक करते हैं, तक पहुँच आसान हो, यानी उनको तो नज़दीक रखना चाहते हैं, और बाकी 2 की पहुँच क्या हो, कम हो, क्योंकि वो कभी-कभी ही काम में आते हैं। इस स्थिति में डब्बों का क्रम महत्वपूर्ण है। आप कितनी विधियों से ये कर सकते हैं? ये काम आप कितनी विधियों से कर सकते हैं, और यहाँ क्रम महत्वपूर्ण है, जबकि मेरी वाली समस्या में क्रम महत्वपूर्ण नहीं था। वहाँ तो क्रम पहले से ही था, बैंगलोर से इटारसी, इटारसी से इलाहाबाद। अब वहाँ पे तो सिर्फ आपको रास्ता चुनना था। यहाँ पर आपको चुनना तो है ही डिब्बा, लेकिन फिर उसको क्रम से व्यवस्थित भी करना है। तो यहाँ इस समस्या में चुनाव के साथ-साथ क्रम भी महत्वपूर्ण है। तो जब सिर्फ चुनाव की बात हुई थी तो मैंने कहा था संचय, अब क्रम भी महत्वपूर्ण है, तो मैं क्या कह रहा हूं, क्रमचय। इस प्रकार की विधियों की गणना करने के लिए हमें क्रमचय के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा बच्चों। क्लियर? दोनों बातें समझ में आई? संचय का कब यूज करते हैं, क्रमचय का कब यूज करते हैं, और इस अध्याय में हम कैसी-कैसी समस्याओं से निपटने वाले हैं, कैसी-कैसी समस्याओं का सामना करने वाले हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। अध्याय की उपयोगिता भी आपको समझ में आई होगी कि यार इस अध्याय को हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है? चलिए आगे। अब हम बात करते हैं मूलभूत गणन सिद्धांत की, और यहीं से हमारा चैप्टर चालू होता है। ये जो समस्याएं थी ना, अभी आप उनको चुटकियों में हल कर लोगे, आप तुरंत बता दोगे कि सर 6 तरीके से आप जा सकते थे, और डिब्बों को कितने तरीके से आप अरेंज करवा सकते हैं, है ना? अगर आपने गणन के सिद्धांत को समझ लिया है। देखिए, यदि कोई घटना एम विधियों से घटित हो सकती है, तथा इसके किसी एक विधि से घटित होने के बाद एक अन्य घटना एन विधियों से घटित हो सकती है, तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की कुल विधियां कितनी होती है? एम गुणा एन होती है। ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास 2 काम है या 3 काम है या कितने भी काम हैं। ए काम को या ए घटना एम तरीके से हो सकती है। इसके बाद में ये बी घटना एन तरीके से हो सकती है। और अगर आपसे पूछे कि ये दोनों कितने तरीके से होगा, अगर इसके बाद ये हो रहा है तो ये कितने तरीके से हो सकता है, तो आप सिंपल क्या कर दें, गुणा कर दें। ये काम फिर ये काम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर आपसे पूछे मुझे ये करना है या ये करना है, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे बच्चों। देखना सुनना ध्यान से। ए घटना घटित होती है, फिर बी घटना घटित होती है। ये एम तरीके से हो सकती है, ये एन तरीके से हो सकती है। तो दोनों घटनाएं कितने तरीके से होगी, एम गुणा एन तरीके से। और ए हो सकती है या फिर बी हो सकता है। ए होगी घटना, या तो घटना ए घटेगी या घटना बी घटेगी। तो या वाले केस में ये एम तरीके से घट सकती है, ये एन तरीके से घट सकती है। तो ए या बी के घटने के कुल तरीके क्या होंगे, एम प्लस एन होंगे। ध्यान दिया आपने?
ए फिर बी गठेगी तो m गुणा n, ए या बी गठेगी तो m प्लस n, तो है ना, एक में योग एक में गुणा। ठीक है, चलिए अब कुछ समस्याएं हल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और आसानी से आपको समझ में आए। समस्याएं जब हल करेंगे, उदाहरण जब हल करेंगे, तभी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए अध्याय 11 उदाहरण संख्या 1, इसमें हमसे कहा गया है 10 से 95 तक की 5 के कितने गुणज हैं। तो इस समस्या को ध्यान से समझना बच्चों। 10 से 95 तक 5 के गुणज बताने हैं, यानी कि 5 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं बतानी हैं। अब 10 से 95 तक की ऐसी संख्याओं को गिनने नहीं बैठेंगे, हम हल में सीधा बोलेंगे कि 10 से 95 तक 5 के गुणज, है ना, 2 अंकों की संख्या होगी क्या? 2 अंकों की संख्या होगी जिसका जिसका इकाई अंक 0 या 5 होगा, है ना भाई। अगर 5 के गुणज पता करने हैं 10 से 95 तक का, तो वो जो गुणज होगा वो एक 2 अंकों की संख्या होगी। यानी कि मुझे वास्तव में गुणज पता करने के लिए इन 2 डिब्बों को भरना है। ये 2 काम मुझे करने हैं, और इस इकाई वाले को करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? इस डिब्बे को भरने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं। यहाँ तो मैं 0 भर सकता हूँ, या फिर क्या भर सकता हूँ? 5 भर सकता हूँ, क्योंकि अगर इकाई अंक 0 या 5 होगा तभी तो 5 के पहाड़े में आएगा ना। और इस पहले वाले डिब्बे को, दाई वाले डिब्बे को कितने तरीके से भर सकता हूं? यहां 0 नहीं भर सकता। अगर मैंने यहां 0 भर दिया तो फिर ये 1 अंक की संख्या हो जाएगी, जबकि तो 2 अंकों वाली है। तो यहां मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी भर सकता हूं। तो यहां ये 9 तरीके से किया जा सकता है काम। ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है? 9 तरीके से किया जा सकता है। इस बात को आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इकाई अंक इकाई अंक चुनने के तरीके या इकाई अंक चुनने के प्रकार कितने हैं? 2। दहाई अंक चुनने के, चनूने नहीं बच्चों, चुनने लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चुनने। चुनने के तरीके वो हमारे पास कितने हैं? 9 तरीके हैं। अतः गणन के सिद्धांत के अनुसार, गणन के सिद्धांत से अगर मुझे दोनों काम करने हैं, ये काम करना है फिर ये काम करना है, तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे? कुल विधियां, या हम कहें कुल गुणज। क्या कहें हम? 5 के कुल गुणज लिख देंगे। 10 से 95 तक 5 के कुल गुणज वो हो जाएंगे 2 गुणा 9, यानी कि 18। कितने हो जाएंगे? 18 गुणज हो जाएंगे 10 से लेकर 95 तक बच्चों। इस तरीके से जो मैं बोल रहा हूं वही आपके हल की लैंग्वेज है बच्चों। जो मैं बोल रहा था वही तो मैंने लिखा है। इसी तरीके से आप अपने आंसर को लिखेंगे। एक और समस्या हल करते हैं, देखो। अब उदाहरण संख्या 2 देखिए। एक नगर में बस मार्ग के लिए, यानी कि जो रोडवेज चलते हैं ना, बसें चलती है ना, उन रास्तों के लिए 100 से छोटी प्राकृतिक संख्या के साथ ए बी सी डी ई तथा एफ में से कोई अक्षर लिखा जाता है। ऐसे कितने विभिन्न बस मार्ग संभव हैं? तो समस्या यह है कि बस मार्ग है, उसके ऊपर आपको एक नंबर लगाना है। यहाँ पर तो आपके पास क्या होनी चाहिए?
100 से छोटी प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से 99 तक की कोई भी संख्या आप लिख सकते हो और इधर आपको लिखना है ए, बी, सी, डी, ई और एफ में से, यानी इन 6 में से कोई एक आपको लिखना है। इस तरीके से एक 2 अक्षरों से मिलकर एक कोड बनेगा जिसमें गणितीय अंक होगा, है ना? वो 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है और एक अंग्रेजी वर्णमाला का ए, बी, सी, डी या ई या एफ हो सकता है। ऐसे कितने मार्ग संभव है आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ हल में आप लिखेंगे 100 से 2 काम करने हैं, एक तो 100 से छोटी प्राकृतिक संख्या चुननी है और एक ए, बी, सी, डी और ई और एफ में से एक अक्षर चुनना है अंग्रेजी का। तो 100 से छोटी प्राकृत संख्या चुनने के विकल्पों की संख्या, चुनने के विकल्पों की संख्या, कितने विकल्प हैं हमारे पास? हम कोई भी एक संख्या चुन सकते हैं 1 से 99 तक की। तो 99 हमारे पास क्या है? विकल्प हैं। ये छोटी से 100 से छोटी प्राकृतिक संख्या है तथा अंग्रेजी के अंग्रेजी का अक्षर अंग्रेजी का अक्षर चुनने के विकल्प, अंग्रेजी के अक्षर चुनने के विकल्प हमारे पास कितने हैं? 6। देखिए इसी तरीके से बनाना है ना मार्ग। पहले क्या करना है, नगर में बस मार्ग के लिए 100 से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या के साथ ए बी सी डी ई एफ में से कोई अक्षर लिखा जाता है। तो 2 काम करने हैं, छोटी सी प्राकृतिक संख्या लेनी है और अक्षर लेना है। संख्या लेने के तरीके कितने हैं हमारे पास? विकल्प 99 है। अक्षर चुनने के विकल्प कितने हैं? 6, क्योंकि ए चुन सकते हैं, बी सी डी या ई और या एफ चुन सकते हैं। फिर हम लिख देंगे गणन सिद्धांत से हम जानते हैं कि अगर हमें ये 2 काम करने हैं तो कुल विधियां क्या हो जाएंगी? बस मार्गों के लिए क्या पूछा है? कितने विभिन्न बस मार्ग संभव है? तो देखिए गणन सिद्धांत से बस मार्गों की संभावित मार्गों की बस मार्गों की कुल संभावित संख्या, कुल संभावित संख्या वो हो जाएगी बच्चों, देखो ये काम करना है फिर ये काम करना है तो गुणा कर लो। 99 गुणा 6 कर लो, 9 छिका 54 हासिल 5, 54 और 5 59 हो जाएगा। तो 594 बस मार्ग संभव है अगर हम ये कार्य करें तो। ऐसे कितने विभिन्न बस मार्ग संभव है? 594 बच्चों। इस तरीके से आप हल कर लीजिएगा प्रश्न को। लैंग्वेज वही है जो हम बोल रहे हैं, इस अध्याय में ऐसा ही चलने वाला है। चलिए अब विचार कीजिए उदाहरण संख्या 3 पर। एक प्रश्न पत्र में 3 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न। यदि इन प्रश्नों को क्रम से 4, 3 और 2 हल हैं तो हलों की कुल संख्या कितनी होगी? देखो पहले प्रश्न को के कितने हल है? पहले प्रश्न के हलों की संख्या, हलों की संख्या कितनी है? पहले प्रश्न के 4 हल हैं, यानी कि पहले प्रश्न को 4 विधियों से हल किया जा सकता है। दूसरे दूसरे प्रश्न के हलों की संख्या क्या है? दूसरे प्रश्न के हलों की संख्या है 3। दूसरे प्रश्न के हलों की संख्या है 3 तथा तीसरे प्रश्न की तीसरे प्रश्न के हलों की संख्या वो कितनी है? 2 है। हमें ज्ञात करना है कुल हलों की संख्या, यानी कि पूरे प्रश्न पत्र को जब हम हल करेंगे, तीनों प्रश्नों को हल करेंगे तो कुल कितने हल होंगे। तो हमें पता है बच्चों, गणन के सिद्धांत से हम लिखेंगे, गणन के सिद्धांत से कुल हलों की संख्या, कुल हलों की संख्या, कुल हल हमें कैसे प्राप्त होंगे?
पहला प्रश्न हल करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो फिर है मतलब मल्टीप्लाई। 4 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 चौक 24 बच्चों। कितने विधियां हैं इस प्रश्न पत्र को हल करने की? 24 विधियों से ये प्रश्न पत्र हल किया जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे। अब विचार कीजिए प्रश्न उदाहरण संख्या 4 पर। शब्द ROTOR पर विचार कीजिए। देखो इसको इधर से पढ़ो तो भी ROTOR पढ़ा जाएगा, और इधर से पढ़ोगे तो भी ROTOR ही पढ़ा जाएगा। ऐसे जो शब्द होते हैं बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के, ऐसे शब्द जिनको आगे और पीछे से एक जैसे पढ़ा जाता है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं पैलिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। ठीक है। 5 अक्षर के पैलिंड्रोमों की संभावित अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अक्षर के अधिकतम कितने पैलिंड्रोम शब्द बन सकते हैं? तो इस पर आपको बताना है कि कितने बन सकते हैं। तो देखो ध्यान से, हल में हमें करना क्या है? हमें पैलिंड्रोम बनाना है 5 अक्षरों का। तो 5 अक्षरों का 5 अक्षरों का पैलिंड्रोम बच्चों, पैलिंड्रोम। ठीक है, इस तरीके से ये होगा 5 अक्षरों का पैलिंड्रोम। 1 2 3 4 5। अब याद है ना आपको, पैलिंड्रोम होने के लिए जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, और यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि जब हम पैलिंड्रोम बनाएंगे 5 अक्षरों का, तो पहले अक्षर को चुन सकते हैं, आखिरी वाले को चुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो पहला जो चुनोगे वो अपने आप आखिरी चुना जाएगा। दूसरा चुन सकते हैं, आखिरी से दूसरा नहीं चुनना है, तीसरा चुन सकते हैं। तो यानी कि हमें 3 का ही चुनाव करना है। चौथा और पांचवा तो उनको चुनने का कोई तरीका नहीं है, वो तो हमें वही चुनना पड़ेगा जो हमने पहला और दूसरा चुना है ना? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पहला अक्षर चुनने के विकल्प, चुनने के विकल्प। ये कैसे करेंगे पैलिंड्रोम? हम पहले ये काम करेंगे, इसको भरेंगे, फिर ये भरेंगे, फिर ये भरेंगे, फिर ये भरेंगे और फिर ये भरेंगे। तो पहला अक्षर चुनने के विकल्प कितने हैं हमारे पास? हम अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर चुन सकते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 में से कोई भी चुन सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा अक्षर चुनने के विकल्प कितने हैं? वो भी 26 हैं। तीसरा अक्षर चुनने के विकल्प कितने हैं? वो भी हमारे पास कितने हैं बच्चों? 26 ही हैं। चौथा अक्षर चौथा अक्षर चुनने के विकल्प कितने हैं? वो हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है, क्योंकि जो आपने यहां चुना वही यहां चुनना पड़ेगा, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। इसी तरीके से पांचवा अक्षर चुनने के विकल्प कितने हैं? ये भी हमारे पास एक है। अब गणन के सिद्धांत से हमें पांचों कार्य करने हैं, तो लिखेंगे गणन के सिद्धांत से 5 अक्षरों वाले 5 अक्षरों वाले पैलिन पैनिल ड्रोम 5 अक्षरों वाले पैनिल ड्रोम शब्दों की अधिकतम संख्या वो हो जाएगी बच्चों 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 1 गुणा 1। पहला अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, फिर चौथा अक्षर, फिर पांचवा अक्षर। सारे काम करने हैं तो कुल कितनी विधियां गुणा कर लेंगे बच्चों? गुणा कर लीजिए, आ जाएगा 676। 676 को 26 से गुणा करेंगे तो 17,576 आपको मिल जाएगा। यानी कि 17,576 से ज्यादा पैलिंड्रोम 5 अक्षरों के नहीं हो सकते। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बच्चों के इतने पैलिंड्रोम हैं, क्योंकि जब आप देखिए टिप्पणी में देखिए, जब आप क्या करते हैं
इस प्रकार से पांचों डिब्बे भर लेंगे सी 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 सी, तो ये कोई शब्द थोड़ी बनेगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। ए 5 बार भर लेंगे तो वो बन तो जाएगा पैलिंड्रोम, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में इनको पैलिंड्रोम नहीं कहते क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यही बात मैंने यहाँ टिप्पणी में लिखी है कि उदाहरण 11.4 है बच्चों, अध्याय 11 का चौथा उदाहरण, इसमें 5 अक्षरों के पैलिंड्रोमों की अधिकतम संभावित संख्या ज्ञात की गई है। ये संख्या 17,576 से अधिक नहीं हो सकती। ये पक्का है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इतने पैलिंड्रोम है 5 अक्षरों के, क्योंकि इनमें वो भी हैं ऐसे वाले सी इस तरीके के शब्द भी हैं। ठीक है, तो आप किसी को ये मत बोल देना कि 17,576 पैलिंड्रोम है, नहीं, इनमें ये ऐसे ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला में निरर्थक शब्द है वो। चलिए अब आगे उदाहरण संख्या 5 पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए क्या कहा गया है, अंकों 1, 4, 7, 8 तथा 9 से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों को दोहराया नहीं जाए। अंकों को दोहराया नहीं जाए तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक का चुनाव करना पड़ेगा, दहाई अंक का चुनाव करना पड़ेगा और सैकड़े के वाले अंक का चुनाव करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक चुनने के विकल्प, इकाई अंक चुन लेते हैं सबसे पहले। तो इसके विकल्प कितने हैं हमारे पास, इनमें से 1, 2, 3, 4 और 5, 5 में से कोई सा भी अक्षर इकाई पे रख दो। फिर दहाई अंक चुनने के विकल्प कितने हैं भाई, एक चुन लिया और रिपीट करना नहीं है, दोहराना नहीं है, तो ये कितने अंक बच जाएंगे, 4 में से कोई भी चुन सकते हैं। और सैकड़ा, सैकड़ा अंक चुनने के विकल्प कितने हैं, फिर हमारे पास 3 अंक बचेंगे, तो उनमें से कोई सा भी सैकड़े के स्थान पर हम रख सकते हैं। अब बताइए तीनों काम करने हैं, तो ये कार्य करना है, तब जाके 3 अंकों की संख्या बनेगी ना, सारे काम करने हैं, ये और ये सारे काम करने हैं। तो गणन का सिद्धांत क्या कहता है, इन तीनों कामों को करने की कुल कितनी विधियां हैं। तो देखिए गणन के सिद्धांत से, गणन के सिद्धांत से हम कहेंगे कि 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कुल संख्याएं, कुल संख्याओं की, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या बराबर हो जाएगी 5 गुणा 4 गुणा 3, यानी कि कितनी, ऐसी 60 संख्याएं 3 अंकों की बनाई जा सकती है इन अंकों का प्रयोग करके, जबकि कोई भी अंक को बार बार दोहराया नहीं गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे अगर आपने गणन के सिद्धांत को आसानी से समझ लिया। आगे देखिए बच्चों, अब गणन का व्यापक सिद्धांत। अभी हमने गणन का सिद्धांत देखा कि अगर एक काम को m तरीके से कर सकते हैं, दूसरे काम को n तरीके से कर सकते हैं, तो ये काम फिर ये काम अगर हमें करना है तो कुल कितने तरीके होंगे, m गुणा n तरीके होंगे। यहाँ पर 2 काम नहीं है बच्चों, बहुत सारे काम हो सकते हैं, कितने भी काम हो सकते हैं। मान लीजिए कितने काम हो सकते हैं, n काम है, यानी कि n घटनाएं हैं, तथा प्रथम घटना को m1 तरीके से कर सकते हैं। इसके घटित होने के बाद में, पहली घटित होने के बाद में दूसरी को m2 तरीके से, m2 विधियों से घटित हो सकती है वो। दूसरी के घटित होने के बाद में जो तीसरी घटना है वो m3 तरीके से हो सकती है। तो बच्चों सभी n घटनाओं के घटित होने के कुल विधियां कितनी होगी, सबको गुणा कर लो, m1 गुणा m2 गुणा mn-1 गुणा mn तक, है ना। कहानी क्या है, कहानी को ऐसे समझो कि मेरे पास क्या है, घटनाएं हैं कितनी, n घटनाएं, पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे करते कितनी घटनाएं हैं, n घटनाएं। ये घटना घटती है, फिर ये घटती है, फिर ये घटती है, फिर ये घटती है, फिर ये घटती है, और ऐसे ये सब घट जाती है, तब जाके पूरा काम होता है। ये कितने तरीके से घटती है, m1 तरीके से घट सकती है, ये m2 तरीके से, ये m3 तरीके से, और ये वाली mn तरीके से। तो इन सभी के घटित होने की, n घटनाओं के घटित होने की जो कुल विधियां होंगी
वो होगी m1 गुणा m2 गुणा m3 और mn तक। सभी तरीकों को हम क्या कर लेंगे, सभी विधियों को आपस में गुणा कर लेंगे तो सारी घटनाओं के घटित होने की अपने पास क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। क्लियर? जो गणन का जो मूलभूत सिद्धांत था उसी का बड़ा रूप है ये। वहां 2 घटनाओं की बात होती है, यहाँ पर अधिक घटनाओं की बात हो रही है बच्चों। इसको भी समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए, उदाहरण संख्या 6, मान लीजिए कि आप स्थान ए से स्थान बी तक 3 बसों से जा सकते हैं, बी से सी तक 4 बसों से जा सकते हैं, सी से डी तक 2 बसों से जा सकते हैं, है ना? और डी से बच्चों ई तक 3 बसों से यात्रा कर सकते हैं। कितनी विधियों से आप ए से ई तक की यात्रा कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर हल, आपको जाना है ए से ई तक, लेकिन ए से पहले जाएंगे कहाँ पर, बी पे, बी से कहाँ पर, सी पे, सी से डी और डी से कहाँ, ई। जब आप ए से बी तक जानते हैं तो कितनी विधियों से जा सकते हैं, ए से बी तक जाने के लिए कितनी बसें हैं, 3 बसें हैं। तो ये ए से बी तक जाने वाला काम आप कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। फिर बी से सी तक जाने के काम को कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 बसें हैं बच्चों, 4, 2 और 3, है ना? ये 4 तरीके हैं, इसको सी से डी तक के 2 तरीके हैं और इसके यहाँ तक जाने के 3 तरीके हैं। अगर मुझे ए से ई तक जाना है, तो कुल कितने तरीके होंगे, हम सबको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अपने उत्तर को लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे ए से बी तक जाने की विधियाँ वो है 3, फिर बी से सी तक जाने की विधियाँ वो है 4, फिर सी से डी तक जाने की विधियाँ वो है 2 तथा डी से ई तक जाने की विधियाँ वो है बच्चों कितनी, 3। गणन के सिद्धांत से हम बता सकते हैं, गणन के सिद्धांत से हम बता सकते हैं ए से ई तक जाने की कुल विधियां या कुल तरीके, हमसे क्या पूछा है, कुल कितने तरीके से, कितनी विधियों से यात्रा कर सकते हैं, कुल विधियां, यात्रा की कुल विधियां ये हो जाएंगी बच्चों। देखो सबको गुणा कर लो, 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया कितना होता है बच्चों, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ठीक है ना, 3 तिया 9, 9 9 8 72, 72 विधियों से आप ए से ई तक जा सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने उत्तर को लिखिएगा बच्चों, रिप्रेजेंटेशन भी महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।